हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जैसे कि आपको पता है हमारी ज्योग्राफी की पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, तो उसमें सारे ईयर्स की कंप्लीट हो गए हैं ऑलमोस्ट। सिर्फ ये आपका आज जो हम करने वाले हैं वो दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन आए थे हम वो कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके सारे टॉपिक्स भी साथ के साथ क्लियर होते रहेंगे और इससे जितने भी एक्स्ट्रा और चीजें हैं वो भी मैं सब आपको क्वेश्चन के साथ ही बताती रहूंगी। तो अब ये हमारी ज्योग्राफी की जो पीवाईक्यू की सीरीज थी ये कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद अब हम क्लास 7 की हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 6 की आपकी हिस्ट्री जो है वो ऑलरेडी शाम को 5 बजे आपकी क्लास होती है इवनिंग में, तो आप वो भी देख सकते हैं। और क्लास 7 की अब आपकी कल से 11 बजे मॉर्निंग में आपकी क्लास 7 की हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। और फिर ये क्लास 6 की कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम क्लास 8 का स्टार्ट कर देंगे और फिर क्लास 8 की पीवाईक्यू करेंगे हिस्ट्री के। इतना सब कुछ हमारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक 10 डेज में ये सब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज निकालेंगे। मैंने आपको बोला भी था कि जो जो टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, उन टॉपिक्स को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए जहां पर आप अपने नोट्स बना रहे हैं, और जो जो टॉपिक आपका कंप्लीट होता जा रहा है उस पर टिक करते रहिए। तो मैं इसी तरीके की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक सीरीज लेकर आऊंगी जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। उसके बाद फिर हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि अब अगर देखा जाए तो आपके पास सिर्फ 1 मंथ ही है आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम इसके जो पीवाईक्यूज हैं ये देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विंड वेन इज यूज फॉर मेजरिंग। वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? विंड वेलोसिटी, एयर प्रेशर, विंड डायरेक्शन या एयर टेम्परेचर। वायु वेग, वायु दाब, वायु दिशा या वायु तापमान। तो जो विंड डायरेक्शन होता है उसको मेजर करने के लिए विंड वेन का यूज किया जाता है। वायु की दिशा को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव। वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचार में मदद करती है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर साल एक क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब अब तक जितने भी मैंने ईयर के क्वेश्चन पेपर कराए हैं, हर ईयर के क्वेश्चन पेपर में इन सारी टॉपिक से, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर से हमेशा क्वेश्चन आया है। तो इस पे तो आप एक अपना स्टार मार्क कर लें, ये टॉपिक तो करना ही करना है। अब रेडियो तरंगों के लिए कौन सी लेयर का होता है? तो वो होती है थर्मोस्फेयर। कौन सी लेयर होती है वो? वह वायुमंडल होती है। ठीक है, अब ये वाला आपका क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट आपके जो अर्थ वाला चैप्टर है इनसाइड अर्थ उससे लिया गया है। आइडेंटिफाई द वेरियस लेयर्स ऑफ द अर्थ इन ऑर्डर फ्रॉम इंटीरियर टू आउटर मोस्ट लेयर्स। मतलब सबसे पहले आपको ये सबसे अंदर वाली लेयर बतानी है, फिर उसके बाहर, फिर उसके बाहर, फिर उसके बाद। अब सबसे अंदर क्या होता है अब आप बताएंगे। तो सबसे अंदर क्या होता है आपका? इनर कोर होता है। ठीक है, अब इनर कोर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। यहाँ पर मेंटल है, मेंटल नहीं होता। क्रस्ट तो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट लेयर होती है, तो क्रस्ट भी नहीं होने का। ठीक है, तो ये वाला रॉन्ग हो गया आपका, ये वाला रॉन्ग हो गया। अब आपको पता है कि इसको हम इनर कोर बोलते हैं, और जब से जो सबसे आउटर लेयर होती है, ये वाली जो आपकी आउटर लेयर होती है, इसको आप क्या बोलते हैं? क्रस्ट। इसको आप क्रस्ट बोलते हैं और इसको आप बोलते हैं इनर कोर। ठीक है, अब जैसे आपको पता है कि ये आपकी इनर कोर हो गई और ये आपकी क्रस्ट हो गई, तो यहाँ पर इनर कोर है और लास्ट में यहाँ पर मेंटल है, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर क्रस्ट है, तो ये वाला इसका हो जाएगा ऑप्शन। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसके बाद भी इनर कोर के बाद आती है आपकी आउटर कोर, क्योंकि सबसे पहले अंदर वाली कोर होगी, फिर आपकी होगी आपकी आउटर कोर होगी, उसके बाद आपका मेंटल होगा। ठीक है, उसके बाद आपकी क्रस्ट होगी। तो ये आपका पूरा है, जिसमें कि आपका सबसे पहले आएगा आंतरिक क्रोड, फिर बाह्य, फिर मेंटल और फिर परपटी। परपटी जो होती है वो टॉप मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, तो ये आपका तरीका हो गया, आप इससे भी निकाल सकते हैं। आप ये देख लेते हैं, ऑब्जर्व केयरफुली द लोकेशन ऑफ द सन, अर्थ एंड द मून इन द गिवन डायग्राम एंड टेल व्हाट इट डिपिक्ट। मतलब आपको सन देखना है, अर्थ देखना है और मून देखना है, और आपको ये बताना है कि ये क्या दर्शा रहा है। दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या दर्शाता है। सूर्य ग्रहण को दर्शा रहा है, चंद्र ग्रहण को दर्शा रहा है, वह ज्वार भाटा को या लघु ज्वार भाटा को। ये जो दर्शा रहा है ये नीप टाइड को दर्शा रहा है। मतलब जब इस तरीके से डायरेक्शन होती है तो वो क्या होता है? वो लघु ज्वार भाटा होता है। अब वृहद ज्वार भाटा कब होता है? स्प्रिंग टाइड कब होता है? ये भी मैं आपको बताती हूँ। जो यहाँ पर सूर्य, यहाँ पर पृथ्वी और ये चंद्रमा यहाँ पर आ जाए, अगर ये चंद्रमा यहाँ पर आ जाता है और ये तीनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं
तो ये क्या होता है, तो ये होता है वृहद ज्वार भाटा। अभी क्या है, पहले सन है फिर अर्थ है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये आपका इस फॉर्म में ट्राइंगल टाइप बन रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा होगा आपका, ये होगा नीप टाइड, लघु ज्वार भाटा। और अगर हम इसकी जब ये तीनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वो क्या होगा, वो होगा स्प्रिंग टाइड वह ज्वार भाटा। तो इसका जो आंसर है वो लघु ज्वार भाटा है, ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हेन द रिवर एंटर्स द प्लेन, जब कोई भी रिवर होती है और वो प्लेन में एंटर करती है, इट बेंड्स एंड फ्लोज फॉर्म लार्ज बेंड्स नोन एज, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, तो क्या कहलाता है। जैसे कि इतना बड़ा आपका मैदान है, यहाँ से नदी आ रही है, तो वो ऐसे करती हुई ऐसे करती हुई ऐसे करती हुई निकलती है ना मैदान से, तो ये क्या बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विसर्प, मियडर, ठीक है, मींडर बोलते हैं इसको, विसर्प जिसको हम कहते हैं। इस तरीके से ये निकलती है, ठीक है। अब इसमें आप और भी देख सकते हैं, तटबंध नहीं होगी, बाढ़ का मैदान भी नहीं होगा, चाप झील भी नहीं होगी, तो ये क्या है, विसर्पिक सांप की जैसे इस तरीके से वो नदी निकलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्सट्रीमली यूजफुल इन मोस्ट inaccessible areas and in time of calamities for rescuing people and distributing food, water, clothes and medicines। अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने, भोजन, जल, कपड़े और दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है। तो वायु मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग या जल मार्ग, एयरवेज, रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज। तो जिसमें जो वायु मार्ग है वो सबसे ज्यादा सही होता है, क्योंकि वायु मार्ग, अब जैसे यहाँ पर कोई भी आपदा आई हुई है, आप यहाँ तक नहीं पहुंच सकते, तो आप वायु के मार्ग से उन तक सामान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी विच डील्स विद कंपोजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है, क्या कहलाती है। अगर हम बात करें तो वो कहलाती है डेमोग्राफी, ठीक है, जिसको हम जनसांख्यिकी बोलते हैं। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इसमें जो अर्बन ज्योग्राफी होती है उसको क्या, वो किस चीज से रिलेटेड होती है। जो अर्बन ज्योग्राफी होती है उनमें हम सिटी और जो अर्बन प्रोसेस होता है उसकी स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं, सिटीज की। मैं यहां पर लिख देती हूं, सिटीज एंड अर्बन प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है बायोग्राफी की, ठीक है। अर्बन ग्राफी क्या हो गई, स्टडी ऑफ सिटीज एंड अर्बन प्रोसेस। ये आप अपनी नोटबुक में जरूर नोट करिएगा, क्योंकि इस बार आपसे डेमोग्राफी पूछा गया है, क्या पता आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में जैव भूगोल पूछ ले, नागरिक भूगोल पूछ ले या मानव भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए। अर्बन ज्योग्राफी क्या हो गई, स्टडी ऑफ सिटीज एंड अर्बन प्रोसेस हो गया। अगर हम बायोग्राफी की बात करते हैं तो बायोज्योग्राफी क्या होती है, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेस एंड इकोसिस्टम इन ज्योग्राफिक स्पेस। जितना भी आपका ज्योग्राफी का स्पेस होता है उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्पेस का, इकोसिस्टम का, उसके डिस्ट्रीब्यूशन की वो स्टडी करता है बायोग्राफी। जैव मतलब आपने देखा था ना कि जैव स्थल होता है, जैव मंडल होता है, उसकी जो स्टडी होता है, इन्वायरमेंट की जो स्टडी होता है इकोसिस्टम का, और जो स्पेस है वो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कहाँ पर, उसकी जो स्टडी होती है वो बायोग्राफी होती है। डेमोग्राफी आपको पता ही चल गया, जो विशिष्ट मानव जनसंख्या संरचना के विषय से संबंधित है। अब बात करते हैं मानव भूगोल की, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है। इसमें एक रिलेशनशिप्स जो होता है ह्यूमन कम्युनिटीज के बीच में, कल्चर्स के बीच में, इकोनॉमी हो गए या जितना भी आपस में इंटरेक्शन होता है एनवायरनमेंट के साथ, उसकी जो स्टडी की जाती है वो होती है आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी में। इसमें आप बोल सकते हैं स्टडी ऑफ स्पेटल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कम्युनिटीज, कल्चर्स, इकोनॉमीज एंड देयर इंटरेक्शंस विद द एनवायरनमेंट। उनका जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन होता है वो स्टडी होती है ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। आपको समझ में आ गया चारों ज्योग्राफी कौन कौन सी होती है, लेकिन इसका जो आंसर है वो है आपका जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड का, जहां से ये हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, द सन सेट्स इन गुजरात अबाउट 2 hours आफ्टर अरुणाचल प्रदेश। सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। अरुणाचल प्रदेश इज ऑन आ हायर लैटिट्यूड देन गुजरात। अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। अब अगर देखा जाए तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। इसमें भी है बोथ ए एंड आर आर ट्रू और बोथ एंड ए आर ट्रू, ठीक है, दोनों सही है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है कि जो रीजन है वो असर्शन को स्पष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अब इसको दोबारा से पढ़ते हैं। सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है, बिल्कुल करेक्ट बात है, क्योंकि टाइम डिफरेंस है तो वहां पर होता ही होता है। अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में इसमें क्या है, इसमें
ये नहीं बताया है क्या कि इस तरीके से ऐसा होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट अपना इंडिविजुअल फॉर्म में करेक्ट है और ये वाला स्टेटमेंट अपना अलग से करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही तो हैं, लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता है। इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट अलग अलग फॉर्म में करेक्ट है। यहाँ पर अगर लिखा होता कि सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है, तो इसका आंसर ये वाला हो जाता कि रीजन असर्शन को स्पष्ट कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ये जो होता है वो इसमें क्या होता है, एक तो ये बहुत ही वाइड रेंज में उपलब्ध होती है, जैसे कि आता है आपका सौर ऊर्जा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो सौर ऊर्जा हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ और कौन कौन सी एनर्जी है, जैसे इस बार तो उसने सौर ऊर्जा बोल लिया, इसके साथ और कौन कौन से ऑप्शन में आएंगे, जैसे कि आपका हो गया विंड एनर्जी। विंड एनर्जी भी आपकी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। मैं आपको यहाँ पर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज बता रही हूँ। सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, आपकी हो गया टाइडल एनर्जी हो गया, और आपकी जियोथर्मल एनर्जी हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया आपका। उसके बाद हो गया आपका बायोमास एनर्जी। ठीक है, तो ये सारे जो आपके हो गए, ये हो गए आपकी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये बहुत ही बड़े लेवल पर अवेलेबल होते हैं और नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ही ये मिलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन क्या कहलाता है। अगर हम मछली के प्रजनन की बात कर रहे हैं, अगर हम मछली के प्रजनन की बात करते हैं तो वो होता है हम आपका पिस्सीकल्चर। ठीक है, पिस्सीकल्चर में क्या होता है, स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स इज नोन एज, जो कि फिश की ब्रीडिंग के लिए होता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका पिस्सीकल्चर। लेकिन अगर हम सेरीकल्चर की बात करते हैं तो सेरीकल्चर क्या होता है, ये होता है कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म टू प्रोड्यूस सिल्क। मतलब जो सिल्क वॉर्म होते हैं, जो सिल्क का कीड़ा होता है, उसको उसके कल्टीवेशन का होता है जिससे कि वो सिल्क को बनाता है। तो यहां पर मैं आपका लिख देती हूं कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म। ठीक है, आपका बात आती है, अब आपका होता है नेक्स्ट विटीकल्चर। विटीकल्चर किस चीज से रिलेटेड होता है, विटीकल्चर होता है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। क्योंकि इस बार आपसे ये पूछा है, मछली के लिए पूछा है, अगली बार आपसे वो सेरीकल्चर पूछ सकता है, अगली बार आपसे वो विटीकल्चर पूछता है, हॉर्टिकल्चर पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये हो गया आपका सिल्क वॉर्म, ये हो गया आपका ग्रेप्स। अब आप बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स इन गार्डन्स, मतलब रिलेटेड टू प्लांट्स, गार्डन हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका फिश। आपको समझ में आ गया, सारे आपको पता चल गया। अब चाहे क्वेश्चन पिस्सीकल्चर से पूछा जाए या सेरीकल्चर से पूछा जाए, आपको पता है कि किस चीज को क्या कहते हैं। ठीक है, ये आप अपने नोट्स में जरूर नोट करते रहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मास इज नोन एज। स्थल का एक संकरा भाग दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। अभी अगर इसमें एक हिंट है, स्थल क्या है, यहाँ पे होती है स्थल की बात, स्थल मतलब स्थल मंडल, जमीन की बात हो रही है। और दो जमीन जो स्थलीय भागों को बोलते हैं उसे क्या बोलेंगे, जल संधि तो हो गया जो जल की दो चीजों को जोड़ता है, द्वीप हो गया, द्वीप अलग होते हैं, खाड़ी अलग होती है। ठीक है, तो एक ये स्थल संधि है जो कि एक दूसरे को स्थलीय भागों को जोड़ता है। आप इस तरीके से हिंट निकाल कर भी आप अपने आंसर करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज स्मॉलेस्ट इन साइज। जो सबसे छोटा है, वो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप आपका आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बाकी आपको सारे महाद्वीप भी पता है। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। जो हमारी ज्योग्राफी की पीवाईक्यू की सीरीज थी वो आपकी कंप्लीट हो गई है। सारे होप्स हो अपने सारे टॉपिक्स को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लिया होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी होगी हिस्ट्री की क्लास 7। ठीक है, क्लास 6 आपकी ऑलरेडी चल रही है, अब हम आपकी हिस्ट्री की क्लास 7 करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है और यूजफुल लग रही है आपके लिए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।